दोस्तों, आज ये हम लोग इकट्ठा हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। इस देश के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, इनकी परवाह करने वाला ऐसा जान पड़ता है कि कोई नहीं। आप सबके रडार में एक घटना है विजय माल्या जी की। विजय माल्या जी इस देश के बहुत बड़े जाने माने तो खैर अब भी हैं, बहुत बड़े हैं या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह का विषय, सवाल का विषय, सोचने वाली बात। और आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक खबर की है जिसमें ये बताया गया कि देश छोड़ने की जो घटना हुई है विजय माल्या जी द्वारा, वो 100% सरकार में बैठे हुए लोगों की मिलीभगत से हुई है। और ऐसा इस तथ्य के आधार पर कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर 2015 को सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर ये देश छोड़ने की कोशिश करें महोदय विजय माल्या जी, तो उनको वहीं पे एग्जिट पॉइंट पे ही गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाए। ठीक एक महीने बाद उस लुकआउट नोटिस को सीबीआई द्वारा ही बदलवाया जाता है और अब वह नोटिस सिर्फ ये कहता है कि अगर ये देश छोड़कर जाएं तो सूचित कर दिया जाए कंसर्न अथॉरिटीज को। तो ये तय हो गया है कि सीबीआई, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, केंद्र की सरकारें हमेशा दम भरती रहीं कि सिर्फ उन्हीं के अधीन सीबीआई स्वतंत्र रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सुविधानुसार सीबीआई स्वतंत्र थी। अब बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी के मोदी जी के इच्छानुसार सीबीआई स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है कथित रूप से। और इतनी स्वतंत्र है कि आर्थिक मामलों में लगभग अपराधी घोषित हो चुके, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वो आर्थिक अपराधी हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को लुकआउट नोटिस को बदल के देश से बाहर भेजा जा रहा है। इससे यह साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब विजय माल्या जैसे लोग गरम करते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं, उनको फेवर करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से विजय माल्या साहब की जो दोस्ती है, मित्रता है, वो कोई नई बात नहीं है। आपको पता होगा कि माल्या साहब भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही राज्यसभा में प्रवेश किया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सिलसिला चल रहा है देश के अंदर। आप गौर करें, भ्रष्टाचार, काला धन, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर नारा लगाकर केंद्र में सरकार बनी थी। काला धन तो इस सदी का सबसे बड़ा जुमला साबित हो चुका कि जी 15 लाख आएंगे, वो मजाक था। और कहा कि काला धन यह सरकार लेकर आती, सरकार बनने के तुरंत बाद 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा स्कैम हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही 1,000 करोड़ रुपए का सिंडिकेट बैंक का स्कैम हो जाता है। एक लंबी लिस्ट है। ललित मोदी का प्रकरण शुरू हुआ, मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। जू तक नहीं रहेंगी।
आर्थिक मामलों में भगोड़ा साबित हो चुके ललित मोदी की मदद करने वाली सुषमा स्वराज अभी भी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रही हैं। वसुंधरा राजे अभी भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। उसी दौरान पंकजा मुंडे जी का चिक्की घोटाला सामने आया, वो भी सर ऊपर करके गौरव से अपना काम कर रही हैं। तो सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, पंकजा मुंडे और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम अभी कुछ हफ्ते पहले जुड़ गया, अनार पटेल का। अनार पटेल वहां की मुख्यमंत्री साहिबा की बेटी हैं और कौड़ियों के दाम, हमने पत्रकार वार्ता के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाई थी। 15 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के दाम, करोड़ों रुपए की जमीन अनार पटेल के मित्र की कंपनी को दे दिए जाते हैं। वो भी कब? जब वहां की सत्ता, वहां का सुशासन, वहां का विकास के मॉडल को स्थापित करने वाला गवर्नेंस, यह सब कुछ माननीय नरेंद्र मोदी जी के फौलादी शिकंजे में था। तब यह सब कुछ हुआ। ये यात्रा भ्रष्टाचार की अनवरत 2 साल से चल रही है। ये बजट आया दूसरा, लोगों ने उम्मीद की कि यहां से कुछ शायद उम्मीद की कण निकले। पता चला काले धन पे भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री महोदय अरुण जेटली जी ने कांग्रेस पार्टी की ही नीतियां कब्र से निकालकर दोबारा टेबल पर रख दी। काला धन आना नहीं आना दूर की बात, आपके पास काला धन है, आप 45% टैक्स पे कीजिए, बाकी का 55% गर्व के साथ। आपको कोई पूछेगा नहीं भाई साहब क्यों इतने दिनों तक चुरा के रखा देश का पैसा, आपको कोई प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। आप एकदम संभ्रांत और सम्मानजनक नागरिक की तरह देश में जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भ्रष्टाचार के पथ पर जो यात्रा कांग्रेस ने पूरी करने में, तय करने में 6-7 दशक लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी डेस्परेटली पिछले 2 वर्षों में ही उस यात्रा को पूरा करके कांग्रेस को रिप्लेस करने के काबिल बन चुकी है। अब मुझे कोई संकोच नहीं कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति अगर एक वाक्य लिखे जिसमें भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग करना हो तो उसे हटा के वो भारतीय जनता पार्टी लिख के उसका वही मतलब निकाल सकता है, समझ सकता है। इन सारे आर्थिक मामलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। और हमने तब भी कहा था कि ऐसे वित्त मंत्री के होते हुए इस देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में है। ये सारे प्रकरण हमारी उस बात को और पुख्ता करते हैं, उस विश्वास को और मजबूत करते हैं, क्योंकि इस देश का किसान कुछ 1,000 करोड़ रुपए के, कुछ 1,000 के लोन के लिए, उस लोन की रिकवरी के लिए गुजरात में, पंजाब के अंदर आत्महत्या कर लेता है। वहां पर्सनल श्योरिटी पे विजय माल्या साहब को यहाँ की सरकारें हजार करोड़ रुपए के लोन दिलवा देती हैं। और ऐसे माल्या साहब जब राज्यसभा में जाते हैं तो 0 रुपए की अपनी लायबिलिटी दिखाते हैं। वो बताते हैं, देश को सूचित करते हैं कि मैं तो एकदम फाइनेंशियली सॉल्वेंट व्यक्ति हूं, न मेरे ऊपर न मेरी किसी संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण बाकी है। तो जहां देश में किसान रोज मर रहा है, जहां सरकारी संस्थाएं किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं किसान विरोधी नीतियों की वजह से, वहां बड़े बड़े उद्योगपति हजार करोड़ रुपए का लोन लेकर डकार जाते हैं। 1,14,000 करोड़ रुपए का बैड डेफ्ट इस देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है। इस देश के अन्नदाता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसे कुछ हजार रुपए के लिए अपनी जान देनी पड़े, यह दुनिया छोड़नी पड़े। वहीं बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, अरबपति लोग हजारों करोड़ रुपए का टैक्स पेयर का
पैसा कर्ज के रूप में ले और विदेशों में जाकर ऐश करे, ऐसी सरकार हमारे देश में क्यों है? ऐसी सरकार चुप्पी क्यों साधे है, वो बड़ा सवाल है। मौन क्यों है? ऐसा क्यों न माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को 2 वर्षों में पीछे करने के होड़ में लगी हुई है। इस पूरे प्रकरण पर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो राघव भाई आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया दिलीप भाई। जैसा कि दिलीप जी ने आपको बताया कि विजय माल्या जी को राज्यसभा में लाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी। जेडीएस एक राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। इन दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर अपने प्रतिनिधियों से वोट डलवाकर विजय माल्या जी को राज्यसभा में प्रवेश कराया। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय माल्या साहब में ऐसा क्या देखा, ऐसी कौन सी खूबी देखी जिसके चलते उन्होंने उनको राज्यसभा पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने वोट दिलाकर जिताया। दूसरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम सारे राजनीतिक दलों के सामने भी आया, जनता के सामने आया अखबार के माध्यम से, जिसमें ये पता लगा कि 1 मार्च 2016 यानी कि जिस दिन विजय माल्या जी पर ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई उससे एक दिन पहले 1 मार्च 2016 को विजय माल्या पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे और उन अटेंडेंस रिकॉर्ड यदि आप राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर देखें तो उसमें विजय माल्या जी की अटेंडेंस भी लगी हुई है। तो यदि वे 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में थे, उसके बाद वे वहाँ से सेंट्रल हॉल में गए। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का वो इलाका है जहाँ पर तमाम सांसद मंत्री आपस में बैठ के चर्चा भी करते हैं, इनफॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं। वहाँ पर भी विजय माल्या साहब पाए गए और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वहाँ पर मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों से वार्तालाप भी किया। तो ये क्यों ना समझा जाए कि मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों ने उन्हें ये राय दी कि हम कल आपके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं, आप आज ही क्यों नहीं देश छोड़कर निकल जाते। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि जब वे 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में थे, सेंट्रल हॉल में थे, देश के संसद में थे, तो क्यों नहीं उनको वहीं पे धर दबोचा गया। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, यदि आप विजय माल्या की कंपनियों की जो देनदारी है उसको स्टडी करें तो ये समझ में आता है कि उनकी जो मैक्सिमम देनदारी है वे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, यानी कि जो निजी बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने उनको इतनी राशि नहीं दी या राशि दी ही नहीं। ये सारी राशि पीएसयू बैंक जो कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो सरकार कहीं ना कहीं चलाती है, उन बैंकों द्वारा दिए गए। तो ऐसा क्या इन बैंकों ने देखा कि जब एक व्यक्ति जो कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, जो उसको थर्ड पार्टी गारंटी से लोन को नहीं पूरी तरीके से गारंटी दे पा रहा, उन लोगों को इतने हजारों करोड़ का लोन ये लोग दे देते हैं। और यहाँ पर देश के किसान, देश का गरीब आदमी उद्योग शुरू करना तो छोड़िए, ठीक से खेती नहीं कर पा रहा है। उनके लिए किसी प्रकार का कोई लोन वेवर या लोन स्कीम नहीं आती, परंतु विजय माल्या जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को 9-9 हज़ार करोड़ के लोन दे दिए जाते हैं। किसी प्रकार की सिक्योरिटी ना ली जाती है, ना उनकी एसेट्स की वैल्यूएशन अच्छे प्रकार से करी जाती है। और आज यही होना था, जब एक सरकार ने उनको इतने भारी लोन दे दिए, दूसरी सरकार ने उनको ये फैसिलिटेट कर दिया कि वे देश से आसानी से निकल जाएं। एक चीज़ ये भी सामने आती है कि ये लोन्स जब दिए जाते हैं तो अक्सर नेता, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि बाबू, उस बैंक के जो बैंकर्स हैं और उद्योगपति, इन चारों की मिली भगत, इन चारों की एक तरीके से अनहोली अलायंस के चलते दिए जाते हैं। तो हमारा ये सवाल है कि जब सीबीआई
2015 से ही इस पूरे मामले के बारे में जांच शुरू कर चुका था, तो अभी तक जिन बैंक ऑफिशियल्स ने, जिन नेताओं ने इस लोन को फैसिलिटेट करवाया, इस लोन को विजय माल्या की कंपनियों को दिलवाया, अभी तक उनको बुलाकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई है? उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? और क्यों ये सरकार, भारत सरकार, आज 1,14,000 करोड़ के लोन्स का वेवर दे रही है? ये तो भारत के इतिहास में पहली बारी देखा गया कि किसी सरकार ने इतने बड़े बैड डेट करार कर दिए लोन्स को और उनको इतना बड़ा वेवर दे दिया गया। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं मोदी सरकार से। हम उम्मीद करेंगे कि वे जवाब दें कि कैसे उन लोगों ने और क्यों उन लोगों ने विजय माल्या को देश से बाहर जाने की नसीहत भी दी 1 मार्च 2016 को, और फिर उन्हें देश से बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से इंतजामात करे। जिस प्रकार से वे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास फ्लाई कर देश छोड़कर विदेश में गए, साथ ही साथ 8-10 बैगेज सुनने में आ रहा है वो लेकर गए। तो ऐसा क्या सांप सूंघ गया मोदी सरकार को कि वे एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के पैसे को हथिया लिया, अपनी कंपनियों में डाल लिया और आज तक वे पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके तमाम एसेट्स को नीलाम करना चाहिए और उन्हें जेल में बंद करना चाहिए, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भी भेजती है और फिर देश से छोड़ने का जरिया भी दिखाती है। ये हमारे कुछ सवाल मोदी सरकार से।